हाय गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद धन। अगर आपकी एज 25 ईयर्स के अराउंड है और अगर आप 30,000 रुपये महीने के अराउंड कमाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सही इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करके लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी से इतनी वेल्थ कमा सकते हो जितना कि आपने कभी अज्यूम भी नहीं किया होगा। अब इसके लिए कोई ट्रिक हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, बल्कि मैं आपको प्योरली प्रैक्टिकल बेसिस पे दिखाऊंगा कि कैसे आप इस अर्ली एज का यूज़ करके अगर अपना एक राइट रिस्क फ्रेमवर्क बनाओ और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो तो कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, आज की इस वीडियो में जिस फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं ऐसा आपने पहले कभी किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी एंड में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, बिकॉज इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक 25 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल जो 30,000 रुपये कमाता है वो प्रैक्टिकली कितना इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकता है। अब यहाँ मैं आपको रैंडम नंबर थ्रो नहीं करूँगा कि 8 से 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज इंडिया में अगर आप एक टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में रह रहे हो तो आपके लिए प्रैक्टिकली मुझे लगता पॉसिबल नहीं है कि आप 5,000 रुपये से ज़्यादा मंथली इन्वेस्ट करो। और अगर आप इसको स्ट्रेच भी करते हो तो आप 7,000 तक इसको लेके जा सकते हो। बट बिफोर आप इसमें से भी एक भी पैसा मार्केट में डालो, दो चीज़ें आपकी सॉर्ट होनी चाहिए। पहला, आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जहाँ पर अगर अचानक से मान के चलिए आपकी जॉब जाती है और अगर आपको जॉब स्विच करना पड़ता है तो उस 4 मंथ के पीरियड में आपको उस इमरजेंसी में अपना मार्केट में जो इन्वेस्टेड एसआईपी का पैसा है उसे ना निकालना पड़े। सेकंड चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपका कोई भी पेंडिंग बैड डेट ना हो, जिसमें पर्टिकुलरली पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डेट आ जाता है। जहाँ पर पर्सनली अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो कई सारे लोग क्रेडिट कार्ड का उनका जो मंथली ड्यू होता है उसका मिनिमम बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है वही पे करते हैं, जिस पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, जिस वजह से उनका यही जो डेट है उनका काफ़ी बड़ा बर्डन बन जाता है। तो सबसे पहले अगर आपका इसमें से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको उसको सॉर्ट करना है ना। अब इसके बाद हम आते हैं अपने स्टेप 2 पे, जहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को हम बनाएंगे। पर उसको बनाने से पहले एज एन इंडिविजुअल आपके 2 मेजर एडवांटेजेस को आप समझिए जो कि एज अ 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन आपके पास है। वो क्या है? पहला एडवांटेज है टाइम, जहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमेशा टाइम को ज़्यादा फेवर करता है एज कंपेयर टू कि इनिशियली आप पैसा मार्केट में कितना डाल रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। अज्यूम करिए आप 5,000 रुपये आज महीने में इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, जिसपे आपको 14% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है। अब इस पैसे को अज्यूमिंग अगर आप 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हो यानी 55 ईयर्स एज तक, तो आप टोटल कॉर्पस बनाओगे 2.77 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर बताइए, अगर एक दूसरा पर्सन है जो कि 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा है, यानी उसके पास आपसे 5 साल कम है और वो 25 साल ही इन्वेस्ट कर रहा है, पर अगर वो 10,000 रुपये पर मंथ कमाए तो क्या उसका जो रिटर्न है वो आपसे ज़्यादा बनेगा? चलिए देखते हैं। इसने 10,000 रुपये यहाँ पर कमाए, इन्वेस्ट करे पर मंथ, सेम 14% के इंटरेस्ट पे जिस पर उसको रिटर्न्स मिले, पर उसने 25 ईयर्स आपसे 5 साल कम इन्वेस्ट किया और उसका जो टोटल कॉर्पस आएगा वो आपसे कम आएगा 2,72,00,000 रुपीज़। अब सोचिए, आपसे लगभग 5 लाख रुपए का कॉर्पस इसने कम बनाया। अब यहाँ पर ध्यान फिर से करिए, आपने अपनी पूरी लाइफ 30 साल केवल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे और उसने 25 साल 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करे, यानी इसका इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो 30 लाख रुपए है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो इससे लगभग आधा था, जिसका अमाउंट अराउंड आपको 18 लाख का देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपका पहला एडवांटेज हो गया टाइम। सेकंड है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। एक पर्सन जो 30 या 35 ईयर्स की एज में है वो आपसे कम ही रिस्क ले सकता है, बिकॉज उसके केस में उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपने जो 5 to 10 ईयर्स की शुरुआती एज है जिसमें हम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, हमारे पर लाइबिलिटी कम होती है, उसका आपको काफ़ी अच्छे से यूज़ करना है। ना बिफोर वी टॉक अबाउट आवर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ प्लीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ मेरे इस वीडियो फोकस आपको ये बताना बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मार्केट में कहाँ और किस फंड में इन्वेस्ट करना है। मेरा फोकस है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स और जो फंड्स हैं उसके अलावा अगर आपने रिस्क असेसमेंट को प्रॉपर करना सीख जाते हो तो आपके पास कौन से अदर ऑप्शन होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में एक अल्फा जनरेट करने पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग में एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं फिनोमिना ऑफ एसिमेट्रिक रिटर्न्स। ये फिनोमिना ये कहता है कि अगर आपको एक्चुअली में काफ़ी बड़ी वेल्थ मार्केट से कमानी है तो आपको एटलीस्ट कुछ साल अपने एक पोर्शन ऑफ मनी को ऐसे हाई ग्रोइंग एसेट में लगाना पड़ेगा जो कि आपको रिटर्न्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल देखने को मिल रहा हो। पर ध्यान रखिए, इस तरीके के एसेट्स में बिकॉज रिस्क भी ज़्यादा होता है तो इसको आप लाइफ लॉन्ग इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको विथ टाइम अपना एलोकेशन इससे चेंज भी करना होता है। अब एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर आपकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है तो अज्यूम करता हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में बोलिए यानी अप टू द एज ऑफ 35 आपके पास ये 10 साल है जहाँ पर आपने पैसे का एक पोर्शन इस फिनोमिना ऑफ एसिमेट्रिक रिटर्न्स को कमाने में लगा सकते हो।
अब सवाल आता है कि ये एसिमेट्रिक रिटर्न्स हमें कैसे मिल सकते हैं 5,000 रुपये की एसआईपी में, और इसका बेनिफिट हम कैसे उठाएं। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो इन एसआईपीज, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको 4 से 5 तरीके ही बताए जाते हैं। जैसे कि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर दो, स्मॉल कैप्स में या फ्लेक्सी कैप्स में। बट डू यू नो कि इसके अलावा भी एक ऐसा यूनिवर्स है ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग का जो कि शायद आपने कभी एक्सप्लोर भी ना किया हो, जिसको हम लोग फैक्टर इंडेक्स बोलते हैं। फैक्टर इंडेक्स होते हैं जहाँ पर हर एक इंडेक्स एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन और मेथड पे वर्क करता है, और मार्केट्स में जो भी सारे स्टॉक्स उस मेथड को फॉलो करते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आते हैं। सो हमारे केस के लिए वी विल लुक इनटू अ इंडेक्स कॉल्ड निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या है? तो देखिए, एनएसई में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज में जो कंपनीज एक सही मार्केट कैप के साथ एक कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट को एक अल्फा जनरेट करके देती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट, उनमें से टॉप जो 50 कंपनीज आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर, उन कंपनीज को इस इंडेक्स में रखा जाता है। और जिनका अल्फा स्कोर जितना ज़्यादा होता है उन कंपनीज को उतना ही ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इन 50 कंपनीज की लिस्ट में। और ये कंपनीज का जो रीबैलेंसिंग है, ये हर 6 मंथ और हर 12 मंथ्स में होता रहता है। अब इसका अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि सिंस इंसेप्शन यानी 2012, जब से इंडेक्स मार्केट में लिस्टेड है, इससे किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें यूजुअल इंडेक्सेस के बारे में बताया जाता है, लाइक स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, या फिर इवन हमारे फ्लेक्सी कैप इंडेक्स। पर इसी केस में अगर आप सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन 15 to 17% के रिटर्न दिए हैं। भाई निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स ने सिंस इंसेप्शन आपको 20% CAGR के रिटर्न डेवलप करके दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अदर किसी भी इंडेक्स से, और इवन अदर किसी भी फैक्टर इंडेक्स से। अज्यूम करके चलते हैं हमारे 5,000 रुपीज़ में से 30% पैसा क्लोज टू निफ्टी 50 के अभी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी का 70% पैसा जो है वो निफ्टी के इस अल्फा 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब जस्ट लाइक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आपको इसके भी इंडेक्स फंड मार्केट में लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि करेंटली आप धन के डैशबोर्ड पर देख सकते हो ऑन योर मोबाइल ऐप कि अगर आप निफ्टी अल्फा 50 सर्च करोगे, तो हेयर आपको निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स में जितने भी फंड्स लिस्टेड होंगे उनकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी इन द म्यूचुअल फंड सेक्शन। इस पर आप क्लिक करिए, किसी भी फंड को जो भी आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग सही है, उसको आप चूज़ कर सकते हो। उसको चूज़ करने के बाद आपको उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ईजिली आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट का टाइप चूज़ कर सकते हो कि आप नॉर्मल SIPs में करना चाहते हो, या फिर SIP प्लस करना चाहते हो, इसमें आप स्टेप अप अमाउंट भी कुछ मंथ तक कंटिन्यू रखना चाहते हो, और इजीली आप यहीं से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जरा हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये जो एलोकेशन हमने अपने पोर्टफोलियो के लिए डिसाइड किया है फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलता है, और इस एलोकेशन से एक्चुअली रिटर्न्स हम कितने टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने पूरा ही एलोकेशन कैलकुलेटर बनाया है, इससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि प्रीवियस जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक पर्टिकुलर इंडेक्स का, उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो मिक्स जो आप करोगे, आपको किस तरीके के एवरेज रिटर्न्स से मिलेंगे। जैसे हमारे केस के लिए हमें देखा निफ्टी 50 को हम 30% अपने टोटल पोर्टफोलियो का रखेंगे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP का, और 70% हम रखेंगे निफ्टी अल्फा 50 का। तो ऐसे में जो आप रिटर्न्स टारगेट करोगे दैट विल बी क्लोज टू 18%। अब इसको अगर हम धन SIP कैलकुलेटर खोलें और इसके अराउंड थोड़ा कैलकुलेशन करें और मैथ्स करें, तो लेट्स अज्यूम आप 5,000 रुपीज़ पर मंथ से अपनी SIP स्टार्ट करते हो। आपने 10% का स्टेप अप किया हर साल, यानी हर साल अज्यूम करते हैं कि आप 10% से अपने SIP अमाउंट का बढ़ाते हो। पहले साल आपने 5,000 किया, सेकंड ईयर से आप 5,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। इसी तरीके का आप स्टेप अप करोगे हर एक साल में, 18% आपको एवरेज रिटर्न मिले पर एनम, और उसको आपने शुरुआत में 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया। आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट पर कॉर्पस बनेगा दैट विल बी 23 लाख। आपने इन्वेस्ट किए क्लोज टू 9.5 लाख। अब यहाँ मैं बताता हूँ कि ये तो हमें रिटर्न्स मिले जो हमने एलोकेशन डिसाइड किया। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि अगर आप यही नॉर्मल एलोकेशन रखते तो आपको किस तरीके के रिटर्न्स मिलते और क्या डिफरेंस इस एलोकेशन ने क्रिएट किया। अज्यूमिंग यही सेम एलोकेशन 5,000 रुपीज़ 10% स्टेप अप करते, पर यहाँ अगर आपको 14% पर एनम के एवरेज रिटर्न्स मिलते एक पोर्टफोलियो बना के, जिसमें आप मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन लार्ज कैप सब रखते, तो उससे केस में नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप 18.74 लाख बना पाते। यानी क्लोज टू आपने सेम इन्वेस्टमेंट पे 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा बनाए, यानी ऑलमोस्ट आपने 20 to 25% ज़्यादा अमाउंट बनाया अपनी इनिशियली 10 ईयर्स में। और ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आपको क्रिएट किया एक सही एलोकेशन ने। बट अब यहाँ पर हमने 35 ईयर्स की एज अचीव कर ली। इस केस में हम वो सेम रिस्क नहीं ले सकते जो हम पहले ले रहे थे। तो हमारे लिए क्या है कि अब हमें अपना एलोकेशन थोड़ा सेफर साइड पे जाना है। इसके लिए मैं आपको अगेन एक डेटा दिखाता हूँ। ये आपको एनुअलाइज वॉलेटिलिटी बताता है डिफरेंट इंडाइसिस और फैक्टर इंडाइसिस की इन द मार्केट। इसमें आप एक इंडेक्स देख रहे होगे 3rd नंबर पे, जिसका नाम है मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। इसमें यू कैन क्लियरली सी कि इस इंडेक्स का जो वॉलेटिलिटी है 5 ईयर्स के बेसिस पे, वो आपको इवन निफ्टी के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से कम देखने को मिल रही है। और अगर आप बात करोगे रिटर्न्स की,
तो रिटर्न्स के मामले में यू कैन क्लियरली सी कि इसके केस में सिंस इंसेप्शन अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे ऑफ क्वालिटी 50 इंडेक्स, तो इसके जो रिटर्न्स है वो इवन हमें स्मॉल कैप से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात करें इस मल्टी कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स की, तो ये जो इंडेक्स है ये अगेन हमारे एनएससी के लॉन्च किया हुआ इंडेक्स है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको तीनों लार्ज, मिड और स्मॉल कैप जो लिस्टेड कंपनीज है वो देखने को मिलती हैं, जहाँ पर जो भी कंपनीज एक कंटिन्यूस मोमेंटम दिखाती हैं इन द मार्केट्स, उनके अकॉर्डिंग उनको एक क्वालिटी फैक्टर स्कोर दिया जाता है, और उस फैक्टर स्कोर के अकॉर्डिंग वो जो कंपनियाँ सिलेक्ट की जाती हैं आउट ऑफ देम 50 कंपनीज, जिनको कि इस इंडेक्स में रखा जाता है और जिन्हें हर 6 मंथ से 12 मंथ्स में रीशफल किया जाता है। अब अगर हम उस पर्टिकुलर एलोकेशन को हटा के जो कि हमने अल्फा 50 इंडेक्स में किया, उसको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं क्वालिटी 50 इंडेक्स में, तो अगेन हमारा जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। तो ऐसे में आप चाहो तो निफ्टी 50 में अपना वही एलोकेशन रख सकते हो ऑफ क्लोज टू 30%। यहाँ पर हम करके भी देख लेते हैं, राइट। हमने जो 20 की जगह रखा था उसको हम 30% रख लेते हैं, बिकॉज हमारा रिस्क कैपेसिटी कम हो रहा है। सेकेंड, हम फ्लेक्सी कैप में रखते हैं अपना अराउंड 40%, या हम बात करते हैं मिड कैप्स में डायरेक्ट रख लेते हैं 40%, ओके। और हमारा इसके अलावा जो बाकी का सारा एलोकेशन है वो हमने हमारे मोमेंटम क्वालिटी 50 में कर दिया, जो कि क्लोज टू 30% का होगा। और ऐसे में आप टारगेट करोगे 16.83% के रिटर्न्स, जो कि कंपैरेटिवली कम है, पर इसमें हमारा जो रिस्क भी है वो काफ़ी ज़्यादा हमने कर दिया। तो इस तरीके से आप एक कम रिस्क में इवन ज़्यादा रिटर्न्स को टारगेट कर सकते हो एक ऐसे इन्वेस्टर से जो कि केवल उन्हीं सारे फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि मार्केट में पॉपुलर है। सो अगर आपको वीडियो एक्चुअली वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और धन को चेकआउट करना मत भूलिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.